तो जैसे कि अगर मैं आपको सामने इंग्लिश की बात करने वाला हूं, हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखो, लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो एक होता है मैथ और इंग्लिश। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हमारे अंदर फियर साइकोलॉजी बैठाई गई है। देखो यहाँ पे अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ का लेवल कंपटीशन लेवल पे, जिस लेवल पे आप रह के तैयारी कर रहे हो, इस लेवल पे मैथ का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। लेकिन इंग्लिश इंग्लिश आज भी नाउन के 5 प्रकार, वही डिफिनेशन और उसके 5 प्रकार, इसका कोई लेवल नहीं बढ़ा है और मैथ का लेवल बढ़ चुका है, ये आप समझो। और आप जब भी कभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, देखो हमारे अंदर क्या बैठाया गया है, हमको ट्रेनिंग कैसे मिली है, जो लोगों ने इंग्लिश, जिन भी लोगों ने हमें इंग्लिश पढ़ाया है, उन्होंने हमको कैसे ट्रेन किया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो पहले उसकी ग्रामर सीखना होगा। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं कि क्या आपकी जो भी मातृभाषा है, आपको आपकी मातृभाषा यानी आपको लैंग्वेज हिंदी ये पता है, तो मैं आपसे पूछूं कि आपको ग्रामर पता है? यानी अगर आपने हिंदी सीखा है तो क्या ग्रामर सीखा है? क्या आपको ग्रामर, समास, संधि, अलंकार पता है? तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थोड़ा सा बैठेगा कि नहीं यार, ये चीजें तो हम लोग नहीं जानते। तो इंग्लिश सीखना बिल्कुल मोटरसाइकिल सीखने जैसा है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को समझो, और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो लोग भी समझें। इंग्लिश को सिखाने वाले लोगों ने तुमको ट्रेनिंग कैसे दिया? उन्होंने बोला, सपोज करो कि तुम मोटरसाइकिल सीखना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? किसी ट्रेनर के पास जाओगे जो मोटरसाइकिल सिखाता हो। वहां पे जाने के बाद आपने उसको बोला कि सर मुझको मोटरसाइकिल सीखना है, तो उसने क्या बोला? आइए और पीछे सीट पे बैठ जाइए, मैं चला रहा हूं, आप देखते रहिए। तो सोचो अगर वो पर डे यही काम कर रहा हो, आप जा रहे हैं, बैक सीट पे बैठ रहे हैं और वो चला रहा है, आपको दिखा रहा है, तो क्या लाइफ टाइम आप मोटरसाइकिल सीख सकते हैं सिर्फ देखने से? कभी नहीं सीख सकते। अगर आपको मोटरसाइकिल सीखना है तो फ्रॉम वन डे आप जाइए, बैक सीट पे रहिए, फ्रंट सीट पे बैठिए और ट्रेनर बैक सीट पे बैठेगा। पहले दिन से ही हैंडल पकड़िए, देखिए आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। वैसे ही इंग्लिश है, आपको आना है और तुरंत कोशिश करना है सीखने की। देखो इंग्लिश में क्या चीज है, मैथ का बेसिक्स आपको पता है, जिस कारण से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप मैथ में यही तो पढ़ते हो, यही तो बेसिक्स अप्लाई करके क्वेश्चन तक पहुंचते हो। तो क्या कभी सोचा कि इंग्लिश में भी बेसिक्स होता है? इंग्लिश में भी बेसिक्स होता है, और इंग्लिश का बेसिक्स होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ये इंग्लिश का बेसिक्स होता है। यानी अगर आपको इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके बेसिक्स को अप्लाई करना होगा, तभी आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। हमारे माइंड में बैठा दिया जाता है वही चीजें। जैसे मैं अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिख रखा हूं, आप देखें इसको। सेंटेंस है, इन व्यू ऑफ द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड इन द स्टेट, द गवर्नमेंट realizing the need to prevent the increasing gathering at public places, taken the measure of enforcing lockdown। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। भाई लेवल लेवल तो बढ़ाओगे ना, कि उसी लेवल पे चिपक के रहोगे, राम आम खाता है। देखो हमारे टीचरों ने हमको छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, राम ईट्स मैंगोज, ठीक है, ही गोज टू इलाहाबाद, ऐसे सेंटेंस दिया है उन्होंने। तुरंत सब्जेक्ट, तुरंत सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब, तुरंत वर्ब, ऐसे सेंटेंस देके उन्होंने हमको कंपटीशन की तैयारी करवाया है। भाई कंपटीशन लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सेंटेंस फेस करो ना अपने लेवल पे। ये तो एक छोटा बच्चा इनको कर लेगा, ये तो ग्रेजुएट लेवल पे ऐसे सेंटेंस पढ़ोगे आप लोग। अपने लेवल को बढ़ाओ और यहाँ पे आओ। तो इनके थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए एक क्वेश्चन दिया है कि आप इसको पढ़ो, क्या इसका मीनिंग समझ में नहीं आता आपको, इतना बस आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाऊं जो आप सबको समझना है, सेंटेंस में आपको वर्ड मिलते हैं, वर्ड्स, और इस वर्ड्स का दो काम होता है। एक, इस वर्ड का अपना मीनिंग होता है, और दूसरा इस वर्ड का अपना ग्रामर होता है। ठीक, यानी इसका अपना मीनिंग भी होता है और इसका अपना ग्रामर होता है। अभी ये इस सेंटेंस को आपने पढ़ा लेकिन समझ में आपको कुछ भी नहीं आया होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आपका लेवल भी बढ़िया है फिर भी आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इन व्यू ऑफ द राइजिंग, बट समझने के लिए कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान से देखना, हमको बताया गया है सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, मीनिंगफुल कलेक्शन। आप जब इंग्लिश पढ़ रहे थे तो इंग्लिश को पढ़ाने वाले लोगों ने जो सेंटेंस होता है, बोलते हैं कि सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि हम ये सेंटेंस है, तो उन्होंने इसकी डिफिनेशन दे दिया है कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। अब एक बात बताओ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मीनिंगफुल है, आराम से मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, एक वर्ड नहीं है, कई सारे वर्ड है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बोलने जा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर इट इज नॉट अ सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड है, मीनिंगफुल है, बट ये सेंटेंस नहीं है। इस बात को समझो कि ये सेंटेंस क्यों नहीं है। अब देखना, आपकी डिफिनेशन क्या थी, सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी उस सेंटेंस की डिफिनेशन के अनुसार ये एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ वर्ड है और ये मीनिंगफुल भी है। अगर मैं आपको यहां लिखूं राम गोइंग टू स्कूल, तो एक बात मेरे को बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में तुमको नहीं आ रहा है? राम गोइंग टू स्कूल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा भाई। अगर आपका मन यहां कर रहा है कि कुछ लगाने का, मैंने लगा दिया राम इज गोइंग टू स्कूल, इस इज को लगाने से इसके मीनिंग में कोई प्रभाव पड़ा क्या, या आपने ग्रामेटिकली इसको शुद्ध किया है? आपने इस इज को लगा के लिखे हुए सेंटेंस को ग्रामेटिकली शुद्ध किया है, लेकिन इसके मीनिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मीनिंग अभी भी वही है। राम गोइंग टू स्कूल का जो मीनिंग अभी है वो मीनिंग इस इज को लगाने के बाद भी है, इस बात को समझो। और इसको लगा के हमने इसके ग्रामेटिकली प्रोफाइल को चेंज किया है, यानी ये अगर इज इसमें नहीं है तो ये मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, बट ये सेंटेंस नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि SVO स्ट्रक्चर होता है तो उसमें एक वी होती है, इस वी का मतलब होता है भर्ब, और इस भर्ब से आशय फाइनाइट भर्ब से है, फाइनाइट भर्ब। हम लोग फाइनाइट भर्ब की चर्चा आगे करेंगे। तो अब पूरे सेंटेंस में देखिए भर्ब तो हैं, क्योंकि भर्ब का मतलब हमें क्रिया बताया गया है। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि इंग्लिश को हिंदी से बिल्कुल नहीं जोड़ना है। हाँ, तुम्हारी जो मातृभाषा है, तुम्हारी जो लैंग्वेज है, तुम उस लैंग्वेज पर इंग्लिश को समझ सकते हो, बट अगर आप सोचो कि मैं नाउन का मतलब संज्ञा बताऊं तो ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश अलग चीज है और हिंदी अलग चीज है। ये नाउन का मतलब संज्ञा तो इंग्लिश हमारे जब इंडिया में आई है तब हुआ है। आप बाहरी जो फॉरेन राइटर्स बुक हैं उनमें देख लीजिए, क्या किसी वर्ड का हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग होता ही नहीं है। हाँ, यहाँ इंडिया में आने के बाद थोड़ी सुविधा हो सके इसलिए उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदीआइज्ड इंग्लिश बना दिया है।
तो यहाँ पे आप देखें ये आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इस पे हम बात करते हैं, यानी आपने जो पढ़ रखा है सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, वो तो गया भाई, वो तो काम नहीं करने वाला, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस नहीं खोज सकते हो। अब वो छोटे छोटे सेंटेंस थे, देखो अब यहाँ पे देखो, राम गोइंग टू स्कूल मीनिंगफुल है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, बट अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। ये तुमको तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत, क्योंकि ये आपके लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, स्टक चिपक के आप लोग रहे हैं कि यहाँ पे हम वर्ब कैसे खोजें। देखो एक आईएनजी लगा हुआ बोलते हैं ना वर्ब है, देखो इंक्रीजिंग, गैदरिंग, टेकन, इतनी सारी वर्ब, इन्फोर्सिंग, इतनी सारी वर्ब आपके सेंटेंस में है, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है। तो क्रिया की अगर मैं बात करूं, क्रिया, तो यहाँ पे क्रिया तो है, एक क्रिया है, दो क्रिया है, तीन क्रिया है, चार क्रिया है, पांच क्रिया है, छह क्रिया है, एक ये है प्रिवेंट। नीड को आप वर्ब नहीं लोगे क्योंकि उसके पहले द लगा है, तो यहाँ पे एक नाउन की तरह। तो क्रियाएं तो यहाँ बहुत सारी हैं, बट ये सारी क्रियाएं मिलके क्या इसको सेंटेंस का रूप दे पा रही हैं? नहीं। सेंटेंस के लिए फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक, अब फाइनाइट वर्ब की चर्चा हम आगे करेंगे। यानी अगर आप इसको सेंटेंस बनाना है तो इनमें से किसी एक को, इनमें से इन दोनों में से किसी एक को फाइनाइट वर्ब का रूप देना होगा। और आप सबको पता है फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं फाइनाइट वर्ब। यही पांचों, इनमें से कोई एक सेंटेंस का निर्माण करती है। अगर आपके सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का ये फॉर्म, ये रूप नहीं है, तो याद रखना वो कभी भी लाइफ टाइम कभी भी सेंटेंस नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आ जाओ, V4 सिर्फ V4 अगर लिखा हुआ हो तो वो नॉन फाइनाइट है, यानी उससे हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। देखो यहाँ पे V4 है, आपके सामने ये V4 है, आपके सामने ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अकेले क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। वर्ब की अगर इसको फाइनाइट बनाना है तो एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है। देखो यहाँ पे V4 है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ब आपके फाइनाइट फॉर्म के रूप में नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड, उनका तो गलत हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वर्ड है, एक वर्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ड है, और ये मीनिंगफुल है। जैसे ये मीनिंगफुल है, राम गोइंग टू स्कूल, मुझे समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं इसमें इज जोड़ देता हूं तो इसके मीनिंग में कोई प्रभाव पड़ा? ग्रामेटिकली इसमें हमने, ग्रामेटिकली इसको हमने शुद्ध किया है। यानी ग्रामर जो है वो आपके बोलने, लिखने, पढ़ने में हेल्प नहीं करेगी, वो आपके शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने में हेल्प करेगी। ग्रामर का ये रोल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो इंग्लिश नहीं आएगी। आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे रिक्शे वाले इंग्लिश बोलते हैं, तो उनसे पूछ लिया जाए कि उनको ग्रामर पता है? कुछ बात नहीं, उनको ग्रामर नहीं पता। मैं आपको इंसिस्ट करना चाहता हूं कि जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको सोचने की जरूरत है। आप सोचो, ऐसे लेवल पे आके सोचो। छोटे छोटे लेवल के सेंटेंस मिल जाते हैं तो वहां पे आपको आसानी से टीचर बता के निकल लेते हैं। तो आपने इसको देखा कि ये एक सेंटेंस नहीं है। अगर मुझे इसको सेंटेंस बनाना है तो मैंने क्या बोला, इनमें फाइनाइट वर्ब का फॉर्म देना होगा। जैसे द गवर्नमेंट हैज रियलाइजिंग, सॉरी हैज इज रियलाइजिंग में कर दे रहा हूं। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका हो गया। तो क्या ये सिर्फ इज को लगाने के एक्सिलरी वर्ब के साथ हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाया और ये फाइनाइट है। देखो यहाँ पे
क्या इस इज को जोड़ने से इसके मीनिंग में कोई प्रभाव पड़ा? कुछ अंतर नहीं पड़ा सर, इसके मीनिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये इसके ग्रामेटिकली प्रोफाइल को हमने चेंज किया है, अब हमने इसको सेंटेंस बना दिया है। समझ में आया? अब हमने इसको सेंटेंस का रूप दिया है। टेकन को भी कर सकते हैं। अगर टेकन को बनाना है तो इज यहां से हटाइए, यहां हैज कर दीजिए, हैज टेकन। तो अब ये ग्रामर का एक सेंटेंस हो गया। तो मैं आपको यही इंसिस्ट करना चाहता हूं कि जब आप इंग्लिश को पढ़ो तो अपने लेवल पे आके पढ़ो, कि आपको ऐसा महसूस हो कि जो इंग्लिश में आप जानते हो, सामने बैठा हुआ बच्चा उस चीज को नहीं जानता है। तो ये कैसे होगा इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे आपने देखा और समझा कि मैं आपको क्या इंसिस्ट करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे अभी एग्जाम्पल है, हर एक वर्ड की, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन को मुझे तोड़ना है। तो मैंने सेंटेंस की डिफिनेशन को तोड़ा कि जो सेंटेंस की डिफिनेशन कहती है, अगर उसके डिफिनेशन को पकड़ के आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इस लेवल पे सोचोगे, तो वो उससे सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है, ना तो वो सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगी। क्योंकि सेंटेंस की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस इज मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड। ये मीनिंगफुल भी है, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी है, बट ये सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस की दूसरी डिफिनेशन कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको उस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब खोजनी होगी, यानी फाइनाइट वर्ब मिलके ही एक सेंटेंस का निर्माण करता है। और फाइनाइट वर्ब का ये फॉर्म होता है, इनमें से कोई एक वर्ब फाइनाइट वर्ब, इनमें से ये पांचों वर्ब फाइनाइट होती हैं और यही सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो बच्चे आप लोग बताएं, क्या मैं आपको कुछ अच्छा बता पाया आपके लेवल पे आके? इस बात को आप सोचो। अगर मैंने आपको बहुत अच्छा बताया है तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि पर डे क्लास होगी और इसी तरह सिर्फ एडवांस लर्नर ही यहाँ पे रुके, बेसिक्स लेवल पे मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो आप इस चीज को देखें कि हाँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो बहुत सारी हैं, बट उस वर्ब को फाइनाइट रूप देना होगा। और हाँ, हम इस बात पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि आखिर हमें हिंदी को इंग्लिश से बिल्कुल नहीं जोड़ना है, कि अगर मैं वर्ब बोलूं तो वर्ब का मतलब वर्ब होता है बस, और कुछ नहीं होता। आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है। हिंदी में आप सोच लो कि वर्ब का मतलब, नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ब का मतलब वर्ब होता है बस। क्योंकि अगर इंग्लिश और हिंदी सेम होता, दोनों जुड़ते, तो इसको सेम होना चाहिए। वर्ब का मतलब फिर क्रिया, नाउन का मतलब संज्ञा, ये सारी चीजें हो चाहिए। नहीं, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, वर्ब का मतलब वर्ब होता है, नाउन का मतलब नाउन होता है, प्रोनाउन का मतलब प्रोनाउन होता है, बस बात खत्म। ये इसको बिल्कुल हिंदी से नहीं जोड़ना है। समझने के लिए आप उसको समझो अपनी लैंग्वेज में, बस किसी चीज को जोड़ो नहीं। तो आई होप कि चीजें आपको कुछ मैं समझा पाया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।